हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है C4 साइकिल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, योर बोर्ड एग्जाम। तो ये टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से प्लांट फिजियोलॉजी। तो C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हैज सेलेक्ट पाथवे। तो C4 साइकिल इज नोन एज हैज सेलेक्ट पाथवे के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज़ मोर एफिशिएंट। अगर बात करते हैं इट इज़ मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट क्यों? क्योंकि C3 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, जबकि C4 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ एनाटमी विच इज़ नोन एज क्रेंज एनाटमी। और ये C4 साइकिल दो पाथवे में कंप्लीट होगी या दो कंपार्टमेंट में होगी, जैसे आपका बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल। सबसे पहले मीजोफिल सेल देन बंडल शीथ सेल, और उसी बंडल शीथ सेल के अंदर स्पेशल टाइप की एनाटमी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटमी। ओके, दिस इज रिगार्डिंग ये नीट का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं जो भी CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर प्रोडक्ट है किसी भी, चाहे C3 साइकिल हो या C4 साइकिल हो, उसमें फूड को बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूँगा जो CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 बाहर से आएगा, वो CO2 को पकड़ने के लिए, उस CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्राइमरी एक्सेप्टर C4 साइकिल के अंदर मौजूद रहेगा उसको बोलेंगे PEP। PEP मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये अपने आप में कितने कार्बन का एटम होता है? 3 कार्बन का एटम। ठीक है, चलिए अब ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 आया है, ये वाटर प्लस CO2 मिलकर क्या बनाएगा? H2CO3, दैट इज द कार्बोनिक एसिड। और यही आगे कल चलकर क्या बनेगा? HCO3 माइनस, यहाँ बोलेंगे बाइकार्बोनेट आयन। अब जो CO2 आया उसको एक्सेप्ट किया, उससे क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। एंड इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OAA। OA मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो अपने आप में 4 कार्बन का एटम है। 4 कार्बन का कैसे कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर था वो 3 कार्बन का था, बाहर से जो CO2 आया उस CO2 को इसने एक्सेप्ट करके 3 और 1 4 कार्बन का एटम बना दिया, दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब इस स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा उसका नाम है पैपकेज एंजाइम। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर एक चीज़ बताइए कि आपने C3 साइकिल में बताया था कि जो CO2 को एक्सेप्ट करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनवाता है उसका नाम था रोबिस्को। लेकिन रोबिस्को यहाँ पर इस्तेमाल ना होकर हम यहाँ पर कौन सा करेंगे? पैपकेज, क्योंकि रोबिस्को क्या करेगा? दोबारा से फोटो रेस्पिरेशन करा देगा, इसलिए चांसेस हैं उसमें एफिशिएंसी कम होने की। इसमें क्या होगा? इसका पूरा नाम है पैपकेज का फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करेगा? CO2 के साथ बाइंड अप होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल नहीं हो पाई। ठीक है, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन। अब मैं बात करता हूँ इसके स्टेप को लेकर कि यहाँ पर कितने स्टेप प्रोसेस होता है। तो C4 साइकिल का 5 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप प्रोसेस है इसमें दैट इज़ द फिक्सेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है डिकार्बोक्सिलेशन, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ अगेन रीजनरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इस डायग्रामेटिक व्यू में देखना चाहूँ तो इस डायग्रामेटिक व्यू में सबसे पहले आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो आ रहा है वो क्या करेगा? H2O प्लस CO2 मिलकर क्या बनाएगा? H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब इस कार्बोनिक एसिड से क्या बनेगा? आयन। अब यहाँ पर क्या हुआ? HCO3 में बना। तो जहाँ सबसे पहले जो क्या आया? PEP के फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो इसने सबसे पहले क्या किया? इसके साथ फिक्सेशन किया। तो फिक्सेशन सबसे पहला स्टेप आ जाएगा, फिक्सेशन। तो फिक्सेशन करके इसने क्या किया? यहाँ पर HCO2 को फिक्स करके क्या बनवा दिया? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो A में आप लिख सकते हैं, दैट इज OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम। ओके, तो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया फिक्सेशन। तो पहला प्रोडक्ट बन गया आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, इस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट को बनवाने के लिए जो एंजाइम लगा उस एंजाइम का नाम है आपका पैपकेज एंजाइम। ठीक है, पैपकेज एंजाइम। अब इसके बाद क्या हुआ होगा कि जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है वो आगे बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेकंड स्टेप कौन सा हो गया? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट होकर ये किसमें बदला? मैलिक एसिड। ये यहाँ लिख सकते हैं आप, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी कितनी कार्बन का एटम होता है? 4 कार्बन का एटम होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? थर्ड स्टेप मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया यहाँ पर? डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में 1 कार्बन का एटम यहाँ से रिड्यूस कर जाएगा। क्यों रिड्यूस करेगा? क्योंकि यहाँ पर चल रही C3 साइकिल, और C3 साइकिल के अंदर आपको पता है रोबिस्को होता है। तो रोबिस्को जैसे ही CO2 को देखेगा यहाँ से CO2 को रिड्यूस करा देगा। ठीक है, अब रिड्यूस कराने के बाद इसने 1 कार्बन यहाँ पे खो दिया, तो यहाँ पे कितने कार्बन बचे? C3 और 3 कार्बन बचे। इसका यहाँ पर बन जाएगा पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर जो अब बनेगा आगे वो बनेगा पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का ये क्या करेगा?
ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर, C3 आपको वहीं अगेन मीजोफिल सेल के अंदर। तो यहाँ पर हम वो C जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को 5th स्टेप में, ये 4th यहाँ पे हो गया, 1st 2nd 3rd, अब ये 4th यहाँ पर हो गया। 5th स्टेप कौन सा होगा, 5th स्टेप होगा रीजनरेशन। 5th स्टेप होगा रीजनरेशन। तो यहाँ पर जब ये रीजनरेशन कराएगा तो उसी टाइम ये 2 ATP का इस्तेमाल करेगा प्लस 2 ADP में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अगेन अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके अंदर स्टेप कितने हो गए, तो स्टेप इसके अंदर हो गए 5 स्टेप प्रोसेस है। ये 5 स्टेप प्रोसेस है और 5 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर फिक्सेशन, पहला स्टेप है इसके अंदर फिक्सेशन, दूसरा स्टेप है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, तीसरा स्टेप इसके अंदर है डीकार्बोक्सिलेशन एंड 4th स्टेप इसके अंदर अगेन ट्रांसपोर्ट एंड 5th स्टेप इसके अंदर होगा, 5th स्टेप इसके अंदर है रीजनरेशन। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है उसके ऊपर ये आती है कि इसमें कितने ATP और कितने NADPH का इस्तेमाल हुआ। देखिए, जैसा आप जानते हैं यहाँ पर C3 साइकिल चली, तो जितने ATP NADPH पहले C3 साइकिल में यूज हुए होंगे उतना यहाँ पर हम बात करेंगे। तो 1 कार्बन एटम के लिए, अगर 1 कार्बन एटम के लिए मैं बात करता हूँ तो C3 साइकिल में आपने पढ़ा था 18 ATP और कितना 12, अच्छा सॉरी, ये तो 1 कार्बन एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए हो गया, सॉरी। अगर मैं 1 कार्बन एटम के लिए बात करूँगा तो 1 कार्बन एटम के लिए अगर बात करूँगा तो यहाँ पर कितने हो गए 3 ATP प्लस 2 NADPH। और अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बात करूँगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए बात करूँगा C6H12O6, तो ये C3 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 18 ATP प्लस 12 NADPH ये इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आपने देखा कि 2 NADPH का यहाँ, 2 ATP का यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक साइकिल के लिए अगर इंटू 6 कर दूँ 6 के लिए तो कितना हो जाएगा 12। तो अगर मैं C4 की बात करता हूँ, C4 का जो ATP इस्तेमाल हुआ है मीजोफिल सेल में वो एक साइकिल के लिए 1 कार्बन के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कितना 2 ATP। अब 2 ATP हुआ इंटू 6 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ATP निकला। 12 ATP ये और कितना 18 ATP है, तो टोटल ATP इसमें खर्च हुआ 30 ATP इसमें यूटिलाइज हो गया। और NADPH कितना हुआ 12 NADPH का इस्तेमाल। दैट इज द वैलेंस शीट, ये है वैलेंस शीट। और नीट 2023 में इससे क्वेश्चन आया है, नीट 2022। ठीक है, सो अगर आपको पसंद आया हो, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।